व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। चिनाब रेल ब्रिज उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। हरियाणा के पानीपत में किसान को जिंदा जलाया, बिल्डर के कर्मचारियों पर आरोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। ट्रेन का नाम बदलकर सैयद आदिल वंदे भारत एक्सप्रेस रखा जाए, बीडीपी ने उठाई मांग। और अब खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव ब्रिज का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। उन्होंने कहा कि माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया, उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था, कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई रोकने का था, इसलिए पाकिस्तानी टूरिस्ट पर हमला किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में 46,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना सिर्फ एक नाम नहीं, ये जम्मू कश्मीर की नई शक्ति की पहचान है, ये भारत की नई शक्ति का उद्घोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने का अवसर मिला। आज जम्मू कश्मीर को 2 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली। 46,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर के विकास को गति देंगी। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे माननीय सर्वप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। माता वैष्णो देवी दे चरणे मत्था टेकना। जय माता दी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र सिंह, वी सोमन्ना जी, डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता विपक्ष सुनील जी, संसद में मेरे साथी जुगल किशोर जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीर जोरावर सिंह जी की ये भूमि है। मैं इस धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम भारत की एकता और भारत की इच्छा शक्ति का विराट उत्सव है। माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से आज वादी कश्मीर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। मां भारती का वर्णन करते हुए हम श्रद्धा भाव से कहते आए हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी, ये अब रेलवे नेटवर्क के लिए भी हकीकत बन गया है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। भारत के
भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। थोड़ी देर पहले मुझे चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आज ही 2 नई वंदे भारत ट्रेनें जम्मू कश्मीर को मिली है। यहां जम्मू में नए मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है। 46,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर के विकास को नई गति देंगे। मैं आप सभी लोगों को विकास के नए दौर के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। मैं कल सीएम उमर अब्दुल्ला जी का एक बयान देख रहा था और अभी भाषण में भी बताया। वो भी बोले थे कि जब वो 7वीं 8वीं में पढ़ते थे तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। साथियों, ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि इस प्रोजेक्ट ने हमारे कार्यकाल में गति पकड़ी और हमने इसे पूरा करके दिखाया। बीच में कोविड के कालखंड के कारण भी अनेक मुसीबतें आई, लेकिन हम डटे रहे। साथियों, रास्ते में आने जाने की मुश्किलें, मौसम की परेशानी, लगातार पहाड़ों से गिरते पत्थर, ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था। लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को ही चुनौती देने का रास्ता चुना है। आज जम्मू कश्मीर में बन रहे अनेकों ऑल वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। कुछ महीने पहले ही सोनमर्ग टनल शुरू हुई है। अभी कुछ देर पहले ही मैं चिनाब और अंजी ब्रिज से होकर आपके बीच आया हूं। इन पुलों पर चलते हुए मैंने भारत के बुलंद इरादों को, हमारे इंजीनियर्स, हमारे श्रमिकों के हुनर और हौसले को जिया है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं।
और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। सब लोग सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी निकालेंगे। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये भारत का पहला केबल सपोर्टेड रेलवे ब्रिज है। ये दोनों ब्रिज सिर्फ ईंट, सीमेंट, स्टील और लोहे के ढांचे नहीं है। ये पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों पर खड़ी भारत की शक्ति का जीवंत प्रतीक है। ये भारत के उज्जवल भविष्य की सिंह गर्जना है। ये दिखाता है विकसित भारत का सपना जितना बड़ा है, उतना ही बुलंद हमारा हौसला है, हमारा सामर्थ्य है। और सबसे बड़ी बात, नेक इरादा है, अपार पुरुषार्थ है। साथियों, चिनाब ब्रिज हो या फिर अंजी ब्रिज, ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। साथियों, मैं यहां संगलदान के एक स्टूडेंट का अखबार में कमेंट पढ़ रहा था। उस स्टूडेंट ने कहा कि उसके गांव के उन्हीं लोगों ने अब तक ट्रेन नहीं देखी थी जो गांव से बाहर गए। गांव के ज्यादातर लोगों ने ट्रेन का सिर्फ वीडियो ही देखा था। उन्हें अब तक यकीन ही नहीं हो रहा कि असली ट्रेन उनकी आंखों के सामने गुजरेगी। मैंने ये भी पढ़ा कि बहुत से लोग ट्रेनों के आने जाने का टाइम याद कर रहे हैं। एक और बिटिया ने बड़ी अच्छी बात कही। उस बिटिया ने कहा, अब मौसम तय नहीं करेगा कि रास्ते खुलेंगे या बंद रहेंगे। अब ये नई ट्रेन सेवा हर मौसम में लोगों की मदद करती रहेगी।
साथियों, जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट है। ये मुकुट एक से बढ़कर एक खूबसूरत रत्नों से जड़ा हुआ है। ये अलग अलग रत्न जम्मू कश्मीर का सामर्थ्य है। यहां की पुरातन संस्कृति, यहां के संस्कार, यहां की आध्यात्मिक चेतना, प्रकृति का सौंदर्य, यहां की जड़ी बूटियों का संसार, फलों और फूलों का विस्तार, यहां के युवाओं में, आप लोगों में जो टैलेंट है वो मुकुट मणि की तरह चमकता है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं, मैं दशकों से जम्मू और कश्मीर आता जाता रहा। इंटीरियर इलाकों में मुझे जाने का, रहने का अवसर मिला है। मैंने इस सामर्थ्य को लगातार देखा है, महसूस किया है, और इसलिए मैं पूरे समर्पण भाव के साथ जम्मू कश्मीर के विकास में जुटा हूं। साथियों, जम्मू कश्मीर भारत की शिक्षा और संस्कृति का गौरव रहा है। आज भारत दुनिया के बड़े नॉलेज हब में से एक हमारा जम्मू कश्मीर बन रहा है, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भागीदारी भी भविष्य में भी बढ़ने वाली है। यहां आईआईटी, आईआईएम, एम्स और नीट जैसे संस्थान है। जम्मू और श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। जम्मू और कश्मीर में रिसर्च इकोसिस्टम का भी विस्तार हो रहा है। साथियों, यहां पढ़ाई के साथ साथ दवाई के लिए भी अभूतपूर्व काम हो रहा है। बीते कुछ सालों में ही 2 स्टेट लेवल के कैंसर संस्थान बने हैं। पिछले 5 वर्षों में यहां 7 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। आप भी जानते हैं, जब मेडिकल कॉलेज खुलता है तो उससे मरीजों के साथ ही उस क्षेत्र के युवाओं को भी सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। जम्मू कश्मीर में अब एमबीबीएस की सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 1300 तक पहुंच गई है। मुझे खुशी है कि अब रियासी जिले को भी नया मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहा है। श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस, ये आधुनिक अस्पताल तो है, ये दान पुण्य करने की हमारी जो संस्कृति है उसका भी उदाहरण है। इस मेडिकल कॉलेज को बनाने में जो राशि लगी है उसके लिए भारत के कोने कोने से माता वैष्णो देवी के चरणों में आने वाले लोगों ने दान दिया हुआ है। मैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, उनके अध्यक्ष मनोज जी को इस पवित्र कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अस्पताल की क्षमता भी 300 बेड से बढ़कर 500 बेड की जा रही है। कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आने वाले लोगों को भी इससे बहुत सहूलियत रहने वाली है। साथियों, केंद्र में
भाजपा एनडीए की सरकार को अब 11 साल हो रहे हैं। ये 11 साल गरीब कल्याण के नाम समर्पित रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से 4 करोड़ गरीबों का पक्के घर का सपना पूरा हुआ है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ रसोइयों उसमें धुएं का अंत हुआ है। हमारी बहनों को, बेटियों को उनकी सेहत की रक्षा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से हर थाली में भरपेट अनाज सुनिश्चित हुआ है। जनधन योजना से पहली बार 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के लिए बैंक का दरवाजा खुला है। सौभाग्य योजना से अंधेरे में जी रहे 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली की रोशनी पहुंची है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने 12 करोड़ शौचालयों ने खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति दिलाई है। जल जीवन मिशन से 12 करोड़ नए घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। महिलाओं का जीवन आसान हुआ है। पीएम किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ छोटे किसानों को सीधी आर्थिक सहायता मिली है। साथियों, सरकार के ऐसे अनेक प्रयासों से पिछले 11 साल में 25 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने गरीबी को, हमारे ही गरीब भाई बहनों ने गरीबी के खिलाफ जंग लड़ा और 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त कर करके विजयी होकर के गरीबी से बाहर निकले हैं। अब वो नए मध्यम वर्ग का हिस्सा बने हैं। जो लोग अपने आप को समाज व्यवस्था के एक्सपर्ट मानते हैं, बड़े खेरखा मानते हैं, जो लोग अगड़े पिछड़े की राजनीति में डूबे रहते हैं, जो लोग दलितों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकते रहे हैं, जरा जिन योजनाओं का मैंने सिर्फ उल्लेख किया है उसकी तरफ नजर कर लीजिए। कौन लोग हैं जिनको ये सुविधाएं मिली हैं? वो कौन लोग हैं जो आजादी के 7 दशक तक इन प्राथमिक सुविधाओं से वंचित रहे थे? ये मेरे दलित भाई बहन है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन है, ये मेरे पिछड़े भाई बहन है, ये पहाड़ों पर गुजारा करने वाले, ये जंगलों में बसने वाले, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी पूरी करने वाले, ये वो परिवार है जिनके लिए मोदी ने अपने 11 साल खपा दिए हैं। केंद्र सरकार का प्रयास है कि गरीबों को, नए मध्यम वर्ग को ज्यादा से ज्यादा ताकत दे। 1 रैंक 1 पेंशन हो,
12 लाख रुपए तक की सैलरी को टैक्स फ्री करना हो, घर खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देना हो, सस्ती हवाई यात्रा के लिए मदद देनी हो, हर तरह से सरकार गरीब और मध्यम वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। साथियों, गरीबों को गरीबी से मुक्ति पाने के लिए उनका मदद करना, लेकिन ईमानदारी से जीने वाले, देश के लिए समय समय पर टैक्स देने वाले मध्यम वर्ग की ताकत बढ़ाना, इसके लिए भी आजादी में पहली बार इतना काम हुआ है जो हमने करके दिखाया है। साथियों, हम अपने यहां नौजवानों के लिए लगातार रोजगार के नए अवसर बढ़ा रहे हैं और इसका एक अहम जरिया है टूरिज्म। टूरिज्म से रोजगार मिलता है, टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी, मेलजोल का विरोधी, टूरिज्म का विरोधी, इतना ही नहीं, वो ऐसा देश है जो गरीब की रोजी रोटी का भी विरोधी है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ वो इसी का उदाहरण है। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। इसलिए पाकिस्तान ने टूरिस्ट पर हमला किया। वो टूरिज्म जो बीते 4-5 साल में लगातार बढ़ रहा था, हर साल यहां रिकॉर्ड संख्या में टूरिस्ट आ रहे थे। जिस टूरिज्म से जम्मू कश्मीर के गरीबों के घर चलते हैं, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। कोई घोड़े चलाने वाला, कोई पोर्टर, कोई गाइड, कोई गेस्ट हाउस वाला, कोई दुकान ढाबा चलाने वाला, पाकिस्तान की साजिश इन सबको तबाह करने की थी। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है।
ये वो आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए, और सिर्फ स्कूल यानी इमारत नहीं जलाई थी, दो दो पीढ़ी का भविष्य जला दिया था, अस्पताल तबाह किए, जिसने कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहां जनता अपनी पसंद के नुमाइंदे चुन सके, यहां चुनाव हो सके, ये भी आतंकवाद के चलते बड़ी चुनौती बन गया था। साथियों, बरसों तक आतंक सहने के बाद जैसे जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी थी कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था। आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। जम्मू कश्मीर को इस स्थिति से निकालना जरूरी था, और हमने ये करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर का नौजवान नए सपने भी देख रहा है और उन्हें पूरे भी कर रहा है। अब कश्मीर का नौजवान बाजारों को, शॉपिंग मॉल्स को, सिनेमा हॉल को गुलजार देख करके खुश है। यहां के लोग जम्मू कश्मीर को फिर से फिल्मों की शूटिंग का प्रमुख केंद्र बनते देखना चाहते हैं। इस क्षेत्र को स्पोर्ट्स का हब बनते देखना चाहते हैं। यही भाव हमने अभी माता खीर भवानी के मेले में भी देखा है। जिस तरह हजारों लोग माता के दर पर पहुंचे, वो नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर दिखाता है। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है, तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। साथियों, आज 6 जून है। याद कीजिए, 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा।
बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। और ये देख पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया था और उसने अपना गुस्सा जम्मू के पूंछ के दूसरे जिलों के लोगों के पर भी निकाला। पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने कैसे यहां घर उजाड़े, बच्चों पर गोले फेंके, स्कूल अस्पताल तबाह किए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर शेलिंग की। आपने जिस तरह पाकिस्तान के हमलों का मुकाबला किया वो हर देशवासी ने देखा है। इसलिए अपने परिवारजनों ने उनके साथ हर देशवासी पूरी शक्ति से खड़ा है। साथियों, जिन लोगों की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में मृत्यु हुई है उनके परिवार के सदस्य को कुछ दिन पहले ही नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। शेलिंग से प्रभावित 2000 से ज्यादा परिवारों की तकलीफ भी हमारी अपनी तकलीफ है। इन परिवारों को शेलिंग के बाद अपने घर की मरम्मत के लिए आर्थिक मदद दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि इस मदद को और बढ़ाया जाए। आज के इस कार्यक्रम में मैं इसकी भी जानकारी आपको देना चाहता हूं। साथियों, जिन घरों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन्हें अब 2 लाख रुपए और जो घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए उन्हें 1 लाख रुपए की सहायता अलग से दी जाएगी, अतिरिक्त दी जाएगी। यानी अब उन्हें पहली बार की मदद के बाद ये एक्स्ट्रा धनराशि मिलेगी। साथियों, हमारी सरकार बॉर्डर किनारे बसे लोगों को देश का प्रथम प्रहरी मानती है। बीते दशक में सरकार ने बॉर्डर के जिलों में विकास और सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व काम किया है। इस दौरान करीब 10,000 नए बंकर्स बनाए गए हैं। इन बंकरों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बने हालात में लोगों का जीवन बचाने में बड़ी मदद की है। मुझे बताते हुए खुशी है कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन के लिए 2 बॉर्डर बटालियन बनाई गई है। 2 वुमेन बटालियन बनाने का भी काम पूरा कर लिया गया है। साथियों, हमारा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके पास जो बहुत दुर्गम इलाके हैं वहां भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च करके नया इंफ्रा बनाया जा रहा है। कठुआ से जम्मू हाईवे को 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। अखनूर से पुंछ हाईवे का भी चौड़ीकरण किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत भी बॉर्डर के गांवों में विकास के काम को और गति दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के 400 ऐसे गांव जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी नहीं थी उन्हें 1800 किलोमीटर की नई सड़कें बिछाकर जोड़ा जा रहा है। इस पर भी सरकार
4,200 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं। और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है। आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है। जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। साथियों, एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य जम्मू कश्मीर का इंतजार कर रहा है। केंद्र सरकार और यहां की सरकार मिलकर विकास के कार्यों में जुटे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। शांति और खुशहाली के जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें उसे लगातार मजबूत करना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत, विकसित जम्मू कश्मीर का यह संकल्प सिद्धि तक पहुंचे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से ये ढेर सारे विकास के प्रोजेक्ट के लिए और एक से बढ़कर एक शानदार प्रोजेक्ट के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में गूंजनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब अगली खबर। हरियाणा के पानीपत में किसान को जिंदा जलाया, बिल्डर के कर्मचारियों पर आरोप, कांग्रेस सरकार को घेरा। हरियाणा के पानीपत में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बिल्डर के कर्मचारियों पर किसान को जलाने का आरोप लगाया और मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। बिल्डर और किसान विजेंद्र का जमीन को लेकर आपस में विवाद चल रहा था, जिसका मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन। लेकिन 2 जून की शाम करीब 9 बजे जब किसान विजेंद्र अपने खेत में था, तब उसके ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई, जिसमें इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला पानीपत के निजामपुर गांव का है, लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बड़े खुलासे किए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने पीड़ित परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वे पूरे मामले की हाईकोर्ट के जज से जांच कराने की मांग करते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान की जान सस्ती हो गई, जबकि बिल्डरों की जमीन महंगी हो गई। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान का बिल्डर के साथ कुछ समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद बिल्डर के कर्मचारियों ने किसान को जिंदा जला डाला। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। ट्रेन का नाम बदलकर सैयद आदिल वंदे भारत एक्सप्रेस रखा जाए, बीडीएपी ने उठाई मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर और जम्मू के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखा चुके हैं। वहीं विपक्षी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने मांग की है कि ट्रेन का नाम बदलकर पहलगाम हमले के पीड़ित के नाम पर रखा जाना चाहिए, जिसकी मौत पर्यटकों को बचाने के दौरान हुई थी। पीडीपी प्रवक्ता जुहेब मीर ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के बीच ट्रेन सेवा एक ऐतिहासिक घटना है। इसका नाम बदलकर सैयद आदिल वंदे भारत एक्सप्रेस रखा जाना चाहिए। पहलगाम का सैयद आदिल शाहपैनी ऑपरेटर था, जिसकी 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के पहलगाम के बेसरन मैदान में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, जब 25 पर्यटकों का नरसंहार किया गया था। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक सशस्त्र संघर्ष चला। भारत ने नरसंहार के प्रतिशोध में ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उन्होंने कहा कि देश को धर्मनिरपेक्षता और एकीकरण का बड़ा संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री को शहीद को याद करने के लिए वंदे भारत ट्रेन का नाम उनके नाम पर रखना चाहिए। इससे पूरे देश में हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी जाएगा। हरियाणा के 75 वर्षों में जो अपराध नहीं हुआ वो पानीपत की धरती पर हुआ, बस सरकार के संरक्षण और मिलीभगत से हुआ। इंसानियत के खिलाफ यह सबसे बड़ा अपराध है, किसी को जिंदा जलाकर कत्ल कर देना, मार देना। और ये की कहानी सब जानते हैं। सुमित कुमार नरवर की पेरेंट कंपनी है ट्राइडेंट होल्डिंग कॉरपोरेशन एलएलपी, जिसका पता है 310 प्रकाशदीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली। यह पता कर लीजिएगा। इस लिमिटेड पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड 310 प्रकाशदीप बिल्डिंग, मार्ग, नई दिल्ली, वही पता है। इसने सेक्टर 19 में 125 एकड़ के लगभग जमीन में एक टाउनशिप डेवलप करने वाली है या कर रही है। इस कंपनी का रिकॉर्ड भी भारत सरकार के टाउन प्राइवेट लिमिटेड के में 99.9% शेयर, यानी पूरी कंपनी का मालिक ही हो गया। वो एक और कंपनी है ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड, ये इस कंपनी का मलकियत का सबूत है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। और इसमें यहां साफ लिखा है कि 99.9% ये इस कंपनी के पास है। और इस ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी सुमित नरवर हैं। तो पता भी एक है, कंपनी भी एक है, मलकियत भी एक है। ये तो कम से कम कागजात हैं कंपनी रिकॉर्ड के, जो मैं आपको भेज रहा हूं। पानीपत के इस प्रोजेक्ट बारे कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने शायद प्री लॉन्च वेबसाइट भी जारी की हैं, जिन पर यह दिखाया गया है कि ये ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है। उसकी एक प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। वो ये किसी ने वेबसाइट खोल रखी है, उसमें ये साफ दिखाया गया है। ये देखिए कि ये ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। तो कम से कम ये तो साबित हो गया कि ये कंपनी है किसकी। ये तो कंपनी रिकॉर्ड के मैं सारे कागजात आपको पेश कर रहा हूं। पर कोई व्यक्ति भी अपना बिजनेस कर सकता है, सुमित नरवर भी कर सकते हैं। हमें किसी को, मुझे या शाह जी को या संधू साहब को
या मलिक साहब को या कुंडू साहब को क्या एतराज हो सकता है? श्री सुमित कुमार नरवर की इस कंपनी ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने जबर का एक विवाद चल रहा है रमेश जी से, इनके भाई विजेंद्र, अब तो स्वर्गीय विजेंद्र कुमार हैं, स्वर्गीय विजेंद्र कुमार गांव निजामपुर से, क्योंकि वो इनकी जमीन जबरन लेना चाहते हैं। इसलिए ये आज तप्पड़ से उठकर मेरे साथ आए हैं रमेश भाई, उस दर्दनाक कहानी का गवाह बनने के लिए। इन 3 भाइयों के पास 14 बीघे या लगभग 2 एकड़ जमीन है। पानीपत प्रशासन ने हरियाणा के सचिवालय और सफेद पोशों के दबाव में यह कहा फौरन इनका पार्टीशन करो और इनकी जमीन कंपनी को दो, और उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया आनन फानन में। पूरे पानीपत का प्रशासन, उसकी भूमिका डिप्टी कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। आखिर में ये हाईकोर्ट चले गए, मामला वहां पेंडिंग है। अब क्या हुआ? 2 वहां कोठा है, ट्यूबवेल है, इनका वहां बाग है, इनकी जमीन है। 2 जून 2025 की शाम को लगभग 8:30 और 9 के बीच में निजामपुर में जो हमारे ये भाई हैं विजेंद्र कुमार, ये अपने खेत में गए और जो वहां हुआ उस दिल दहलाने वाली हृदय विदारक घटना ने भाजपा सरकार की निष्पक्षता और कानून की मान्यता दोनों पर कालिख पोत दी। 2 जून 2025 को इस गरीब किसान, साधारण किसान, पानीपत के बेटे, जमीन से जुड़े विजेंद्र कुमार पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर उनको जिंदा आग लगा दी गई कंपनी के कारिंदों के द्वारा। वो बिलखते रहे, वो रोते रहे, वो तड़पते रहे, परिवार को फोन किया। रमेश भाई साहब ने और इनके बेटे रोहित ने, जो विजेंद्र के बेटे हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि जब ये मौके पर गए तो जलाने वाले वहीं खड़े थे ताकि ये सुनिश्चित करें कि शरीर की राख बन जाए, तब तक जाए ना, सब कुछ मिटा दिया जाए। इनके जाने के बाद वो मौके से भाग खड़े हुए। जब ये उन्हें दिल्ली उठाकर ले जा रहे थे तो इन्होंने बाकायदा उससे वीडियो पर पूछा कि क्या हुआ, तो खुद डाइंग डेथ डिक्लेरेशन, आप सब पत्रकार साथी वाकिफ हैं, उससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं, उन्होंने ये बताया खुद किसान ने कि मुझे कंपनी के कारिंदों के द्वारा जलाया गया है। और अब अगली खबर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अग्निवीर जवानों की शानदार पासिंग आउट परेड। लद्दाख और जम्मू कश्मीर में 520 अग्निवीर जवानों की पासिंग आउट परेड आयोजित हुई। कठिन प्रशिक्षण के बाद इन जवानों ने सेना में शामिल होकर देश की सेवा का संकल्प लिया। जम्मू कश्मीर के JKLI रेजिमेंट सेंटर और लेह में स्थित लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में बुधवार को अग्निवीर जवानों की पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। इन परेड्स में कुल मिलाकर 520 अग्निवीर जवानों ने अपनी 7 महीने की कठिन ट्रेनिंग पूरी कर भारतीय सेना का हिस्सा बनने की शपथ ली। ये समारोह भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप आयोजित किया गया, जिसमें सैन्य और असैन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ जवानों के परिवार वाले भी शामिल हुए। बडगाम और लेह में हुई इन परेड में अग्निवीरों का जोश और जज्बा देखने लायक था। दूसरे प्लाटून की अगुवाई कर रहे हैं रिक्रूट अली रजा। प्लाटून रिक्रूट अली रजा। इसके बाद नायब सूबेदार शेरिंग अंशुक की अगुवाई में लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर की निशान शेरिंग नायब सूबेदार शेरिंग अंशुक के घोषित नाला लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर संचालक नाम से
चौथे प्लाटून की अगुवाई कर रहे हैं रिक्रूट राफेल ग्यासो। प्लाटून सीता में कोटि प्लाटूनो राफेल ग्यासो। पांचवें प्लाटून को कमांड कर रहे हैं रिक्रूट सोनम सोस्पेल। प्लाटून सीता में कोटि प्लाटूनो सोनम सोस्पेल। और छठे प्लाटून को कमांड कर रहे हैं रिक्रूट जिगमेट नाम क्या प्लाटून कुत्ता में कोटि प्लाटूनो Tamalanggesla yang kerjuanju terbiasa jate nizara oleh namste yotkane katak polo daksa ika karaja chismeno yang korone junga kek namste skutchismeno अब हमारे दिल में है सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। Manpe putok shikste zangpe Captain Chasna. Manpe putok shikste zangpe Captain Chasna. Nangil Darjin Gespe Lampo Chela Chili. और अब अगली खबर। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। एमएनएस के साथ गठबंधन की संभावना पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। अब कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच गठबंधन की सुगबुगाहट के बीच शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गठबंधन की संभावनाओं के बारे में पूछे जाने पर कहा कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा। हम कोई संदेश नहीं देंगे, सीधे खबर देंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रही और ठाकरे परिवार बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाया था। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ नजर आ सकते हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के नेता लगातार दोनों नेताओं के साथ आने को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब उद्धव ठाकरे का भी बयान सामने आया है। और अब अगली खबर। केवल समाजवादियों के खिलाफ ही कार्रवाई, अब्बास अंसारी के विधायकी रद्द होने पर अखिलेश यादव का हमला। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मऊ विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द करने के फैसले पर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने इसे राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया और समाजवादी नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया। अखिलेश ने न्यायपालिका की नियुक्तियों और भाजपा की चुनावी रणनीतियों पर भी सवाल उठाए और पार्टी के भविष्य के चुनावों में पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान किया। सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द किए जाने के फैसले को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। लखनऊ स्थित सपा मुख्यालय में शुक्रवार को मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अब्बास अंसारी की विधायकी जानबूझकर रद्द की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है और समाजवादी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा, भाजपा के नेता न जाने क्या क्या भड़काऊ बातें बोलते हैं। इनके लोग क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इनके लिए डीएनए पूछ रहे हैं। उसकी सदस्यता क्यों नहीं ली जा रही? केवल समाजवादी नेताओं के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की जाती है? और अब अगली खबर। तेज हवा से घर में उड़कर आया कागज, घर वालों को लगा टोटका कर फेंका, पीट पीट कर ले ली पड़ोसी की जान। घटना गाजीपुर के दिलदार नगर की है। इस घटना में पड़ोसी गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यह तेज हवा चलने के कारण कागज का एक टुकड़ा एक शख्स के घर में पहुंच गया। इस पर पड़ोसी ने विवाद करना शुरू कर दिया। पड़ोसी उस कागज के टुकड़े को भूत प्रेत से जोड़ रहा था। विवाद इतना बड़ा कि लाठी डंडे चलने लगे, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई। मामला
दिलदार नगर थाना क्षेत्र के उसिया गांव का है। यहाँ के रहने वाले रामजी यादव के घर से 2 जून को करीब शाम 6 बजे कागज का एक टुकड़ा उड़कर पड़ोसी फेरू यादव की छत पर चला गया। इसके बाद फेरू यादव के परिवार को लगा कि रामजी यादव के परिवार के लोगों ने भूत प्रेत पर यह कागज उनके घर की तरफ फेंका है। इसके बाद गाली गलौज और मारपीट होने लगी। इसी दौरान महिलाएं भी आपस में भिड़ गई। और अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। नीतीश कुमार की सभा में कुर्सियां खाली, चंद मिनट में भाषण खत्म कर निकले मुख्यमंत्री। पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने भी कुर्सी खाली रहने की बात कबूल की और इसका ठिकरा जिला प्रशासन पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि वे इस पूर्ण मामले में जिला प्रशासन से जरूर बात करेंगे कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आखिर ऐसी अव्यवस्था कैसे हुई। दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में शहीद सूरज नारायण सिंह के स्मृति सभा में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में ज्यादातर कुर्सियां खाली ही रह गई। बताया जा रहा है कि आयोजनकर्ता तकरीबन 1 महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी में जुटे थे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरी सहनी, सूचना जनसंपर्क मंत्री महेश्वर हजारी के अलावा कई सांसदों और विधायकों के एक साथ मंच पर होने के बावजूद सभा स्थल पर महज 1000 से 2000 लोग ही दिखाई दिए। स्थिति ये थी कि आम लोगों से ज्यादा पुलिस बल सभा स्थल पर दिखाई दे रहे थे। वहीं भीड़ नहीं जुटने के कारण कुर्सियों को समेटकर एक जगह कर दिया गया था और जितनी कुर्सियां सभा स्थल पर लगाई गई उसमें भी ज्यादातर खाली दिखाई दे रही थी। शायद खाली कुर्सियों का ही असर था कि इतनी सारी अतिथि मंच पर दिखाई दिए, लेकिन इसमें सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चंद मिनट का भाषण दिए और सभा भी खत्म हो गई। और अब अगली खबर। समस्तीपुर रेल मंडल में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स ने खुद को ADRM बताकर ट्रेन में यात्रा की। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान उसकी पहचान गलत पाई गई और रेलवे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक खुद को फर्जी ADRM बताकर ट्रेन में सफर कर रहा था। ये घटना 5 जून की है, जब स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के फर्स्ट कोच में एक व्यक्ति ने अपना नाम आलोक कुमार झा बताते हुए खुद को समस्तीपुर का ADRM बताया। हालांकि उसकी पोल खुल गई और रेलवे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब मंडल सुरक्षा नियंत्रण कक्ष समस्तीपुर को इस संबंध में पुख्ता सूचना मिली। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल दरभंगा, राजकीय रेल थाना और CCTI दरभंगा की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की। ट्रेन के दरभंगा स्टेशन पहुंचने पर संयुक्त टीम ने उस व्यक्ति को दबोच लिया। क्या नाम है सर आपका? आलोक। पूरा नाम? कुमार झा। आलोक कुमार झा। आप स्वयं हैं? हैं? जी। कहाँ से आ रहे हैं सर? समस्तीपुर से ही आ रहा हूँ। आप स्वयं तो नहीं है सर आलोक कुमार झा, क्योंकि हमारे ADRM साहब जानते हैं सर। हमारे ADRM साहब हैं तो हम उनको जानते हैं। आप सर अपना ID दिखा। आप अपना ID दिखा दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह, ये ASI अमित कुमार और ये CTTI हैं चंदेश्वर राय जी। आप अपना ID दिखा दीजिए सर। मैं बात कर रहा हूँ। किनसे बात कराइएगा? आप तो बोल रहे हैं कि आलोक सर हैं, तो बात किनसे कराइएगा? आलोक से ही बात कर रहा हूँ। बात करा रहे हैं, आप खुद हैं तो बात कराइए। आप खुद हैं तो आप बोल रहे हैं बात कराते हैं। SS महोदय को बोलिए थोड़ा देर गाड़ी डिटेन कर लेंगे। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ। क्या नाम बताएं? बोलिए कि CTTI RPF है, CTTI है, सारे लोग आए हुए हैं। CTTI RPF सब आए हुए हैं। ठीक है, तो जरा बात कीजिए। तो बात कीजिए। आप हमारे AC का तो नंबर जान रहे होंगे सर। जी। हमारे AC साहब का नंबर जान रहे हैं? तो हमारे AC साहब का तो नंबर जान रहे होंगे ना। हमारे DSC AC का नंबर जान रहे हैं ना। अरे आलोक से बात करा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नहीं, आप नहीं है आलोक कुमार झा। भतीजा है मेरा।
तो आप लोग आप भतीजा है तो आप अलग झक क्यों बता रहे हैं? हम लोग सब अटेंड करने आ गए। अगर यही बात बताते कि हम भतीजा हैं, बात बता देते उनको, आदेश दिए हैं, अगर उनको वही बता दिए बोल रहे हैं होते। कस्टडी करना है। आपके पास टिकट है? शिवकुमार बाबू, हाँ यही आलोक बाबू का नाम हाँ है। हाँ टिकट है गाड़ी को रिटर्न कीजिएगा, बोलिए गाड़ी रिटर्न कीजिएगा। टिकट नहीं नीचे उठाइए अपने सब जगह 2562 में 25। चलिए आप आ जाइए नीचे, नीचे आइए। अब दूसरे गाड़ी से चले जाइएगा जस्टिफिकेशन होने के बाद। उसके बाद आएगा फोन तो आप चले जाइएगा, हम लोग छोड़ देंगे। लेकिन अभी चलिए एडीआरएम साहब से बात कर लिया जाएगा फिर। परीक्षा सर सही दिया जाना चाहिए। आप लोग रिस्पेक्टेड लोग हैं सर। आपका लगेज वगैरह भी है? नहीं कुछ लगे लगेज नहीं है? हाँ फैमिली पहुँच गया। For your kind attention, please, train number 55517 from Darbhanga to Jayanagar via लगेज बोल रहे हैं कि नहीं है? और अब अगली खबर। मेहुल चौकसी के बैंक डीमैट और एमएफ खाते जब्त। जेबी ने 2.5 करोड़ रुपए की बकाया वसूली के लिए उठाया कदम। बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में 2 करोड़ 1 लाख रुपए की बकाया राशि वसूलने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नियामक ने फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के बैंक खातों और शेयरों व म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को जब्त करने का आदेश दिया। ये ताजा कदम 15 मई को चौकसी को जारी किए गए एक डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि यदि वो 15 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए विफल रहता है तो उसकी संपत्तियों के साथ साथ बैंक खातों को भी कुर्क कर लिया जाएगा। चौकसी द्वारा गीतांजलि जेम्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में जनवरी 2022 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने के बाद ये डिमांड नोटिस जारी किया गया। चौकसी जो गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक होने के साथ साथ प्रमोटर समूह का हिस्सा भी थे। नीरव मोदी के मामा है। दोनों पर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चौकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए हैं। और अब अगली खबर। पुरानी रंजिश में मां बेटे को पीट कर हत्या, छोटी बेटे बहू की हालत नाजुक। घटना से क्षेत्र में सनसनी। यूपी के अयोध्या में गुरुवार देर रात जमीनी रंजिश में मां बेटे की पीट कर हत्या कर दी गई। छोटा बेटा और बहू गंभीर रूप से घायल है। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। बताया गया कि प्रेम कुमार और गांव के ही सोनू पुत्र रामनाथ के बीच जमीन का विवाद चल रहा था। नायब तहसीलदार अमानीगंज के यहाँ मुकदमा भी चल रहा है। गुरुवार रात पड़ोस के गाँव अंडुतारा में 13वीं कार्यक्रम था। इसमें प्रेम के भाई कालू और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच कहासुनी हो गई। गांव लौटने के बाद रात करीब 10 बजे दोबारा गाली गलौज शुरू हो गई। इसी समय पहरे से घात लगाए बैठे 6 से अधिक हमलावरों ने प्रेम कुमार पर सरिया और लाठी डंडों से हमला बोल दिया। घर वालों ने देखा तो मां, भाई और भाभी उसे बचाने के लिए दौड़े। इस पर हमलावर सभी पर टूट पड़े। हमले में प्रेम, उसकी मां कुंता, भाई दीनानाथ, भाभी अनीता गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने सभी को सीएचसी भेजा। वहां से रेफर करने के बाद जिला अस्पताल पहुंचाया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद कुंता को मृत घोषित कर दिया। प्रेम की हालत गंभीर होने पर दर्शन नगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। और अब अगली खबर। 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, भागने की फिराक में था। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार की तड़के पुलिस ने 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया। डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि 5 जून की सुबह 10 बजे शिकायत मिली थी। इसमें बताया गया था कि 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। मामले में केस दर्ज करके आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान दीपक वर्मा के रूप में हुई। पुलिस कमिश्नर को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया था। इनाम घोषित होने से पहले मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में वो भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की। खुद को गिरता देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग झोंकनी शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी को गोली लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई।
सर आज यहाँ पे जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में कौन है जो घायल हुआ है, किससे मुठभेड़ हुई है, क्या कुछ गिरफ्तारी हुई है? देखिए 5 तारीख की सुबह 10 बजे थाना आलमबाग पर बड़ी लोमहर्षक घटना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। चंदन नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे जो दंपत्ति रह रहे थे, उनकी 2.5 साल की बेटी के साथ में एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसको अगवा करके फिर उसका रेप करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल हमने 5 टीमें बनाई और वहाँ मेट्रो स्टेशन पे लगे हुए कैमरा से समझ में आया कि रात 5 तारीख की रात्रि में 3 साढ़े 3 बजे एक युवक एक सफ़ेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और बाप के साथ लेटी हुई बेटी को उठा कर ले जाता है। जैसे ही स्कूटी की पहचान हुई तो फिर आगे हम लोगों ने उसका स्कूटी का नंबर देखा और उससे रजिस्ट्रेशन से जानकारी करी। उसके आधार पे और मुखबिर तंत्र की जानकारी के आधार पे अभियुक्त की पहचान दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा के रूप में हुई। इसके संबंध में चूंकि घटना ऐसी लोमहर्षक थी कि इसकी गिरफ्तारी तत्काल होना आवश्यक था। तत्काल कमिश्नर लखनऊ सर को इस अपराधी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम करने के लिए पत्र भेजा गया और उसके बाद हमारी टीम और मुखबिरों के माध्यम से इसकी जानकारी की जाने लगी। 24 घंटे के भीतर यहाँ गन्ना संस्थान के पास VIP रोड के पास में इस अपराधी के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें थाना आलमबाग की टीम ने बहुत बहादुरी का परिचय देते हुए इस अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी को गोली लगी है जिसकी हालत गंभीर है और अभी इसको यहाँ से लोगों अस्पताल भेजा गया है। हमारी टीम के ऊपर भी फायरिंग हुई है और हमारी टीम के वाहनों पर भी फायरिंग हुई है। यहाँ मौके पर अन्य थानों की टीम भी है जो और फील्ड यूनिट भी अब आ गई है जो यहाँ पे आकर के अन्य साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। चूँकि घटना बहुत लोमहर्षक थी, अभी जो बेटी है विक्टिम है उसका इलाज KGMU में हो रहा है जहाँ उसकी स्थिति अभी गंभीर है और आज संभवतः डॉक्टर उसके ऊपर सर्जरी भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से थाना आलमबाग और ACP कैंट की टीम ने इसका जवाब दिया है, ये आगे भविष्य में अन्य सभी जो भी इस तरह का अपराध करना चाहेंगे उसके लिए नज़ीर बनेगा। सर ये अपराधी क्या करता था? दीपक वर्मा के बारे में चूँकि अभी मुश्किल से 20 घंटे ही हुए हैं तो अभी बहुत जानकारी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतनी जानकारी है कि इसके ऊपर एक मुकदमा थाना रगन से लिखा गया है और ये रेलवे में पानी का बेचने का काम भी करता था, वेंडर था। साथ ही ये छोटे मोटे जो जागरण होते हैं वहाँ पे झांकियाँ लगाने का काम करता है। लखनऊ का रहने वाला था, किसके बाहर का, लखनऊ के बाहर का रहने वाला था? इसका जो पता है जैसा कि हमको जानकारी हुई है वो ऐशबाग के पास में अवध पब्लिक स्कूल के पास में है। बदमाश के सर कितनी गोली लगी हुई है? जवाबी फायरिंग में गोलियां लगी हैं। अभी चूंकि हमने यहाँ से भेजा है अस्पताल में, बाकी की कार्रवाई कर। क्या कुछ बरामदगी इसके पास से की गई है? जो घटना में प्रयुक्त स्कूटी है वो बरामद हुई है। इसके पास से एक अदद अवैध तमंचा बरामद हुआ है और कुछ जिंदा कारतूस और कुछ खोटे बरामद हुए। ठीक है। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है, जहां इंस्पेक्टर नरगिस ने दी सफाई और कहा पति के पास है पैसा। बरेली में स्थानीय CCID दफ्तर में तैनात इंस्पेक्टर नरगिस खान ने मेरिट में दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा प्रकोष्ठों व इकाइयों में तैनात रही, ऐसे में आय से अधिक संपत्ति का आरोप बेमतलब है। सारी रकम उनके पति सुरेश यादव की है। वो शराब व तेल कारोबारी है और वो हर साल लाखों रुपए आयकर भी जमा करते हैं। वर्ष 1990 बैच की दरोगा नरगिस खान बरेली में वर्ष 2018 से तैनात है। उनकी नियुक्ति पुलिस सहकारिता प्रकोष्ठ में थी, जो पिछले साल CID में समाहित हो गया और इसका दफ्तर ADG जोन परिसर में आ गया। नरगिस खान का फरवरी 2026 में रिटायरमेंट है। नरगिस ने बताया कि उनके बैच के इंस्पेक्टर वर्ष 2018 में CO बन गए, पर उमा देवी की लगातार शिकायतों की वजह से उनका प्रमोशन तक अटक गया है। और अब अगली खबर।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बच्चों से दुष्कर्म और उनके यौन शोषण से संबंधित सामग्री इंटरनेट पर प्रसारित करने के आरोप में हरियाणा के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। नानौन के गांव गढ़ी अजीमा का रहने वाला आरोपी सोमनाथ हिसार में कॉमन सर्विस सेंटर चलाता है और दोनों पैरों में से दिव्यांग है। जांच एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर सेंटर को सील कर दिया। उसके खिलाफ बच्चों से दुष्कर्म और उनके यौन उत्पीड़न के आरोप में 29 मई को मामला दर्ज किया गया था। उस पर आरोप है कि वो बच्चों के यौन शोषण की सामग्री बनाता और बाद में इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता। सीबीआई ने जांच के दौरान इंटरपोल के इंटरनेशनल चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन डाटाबेस से बच्चों के यौन शोषण सामग्री की तस्वीरें और वीडियो बरामद किए। सीबीआई के अधिकारियों के अनुसार आरोपी के आवास पर तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले जिनमें आपत्तिजनक सामग्री थी। इससे कई पीड़ित बच्चों की पहचान करने में मदद मिली जिनका पिछले कुछ वर्षों से दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न किया गया और धमकी देकर अश्लील उद्देश्यों के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। सीबीआई ने आरोपी को हांसी अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में हिसार जेल भेज दिया है। और अब अगली खबर। स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल की बहादुरी, चलती ट्रेन से फिसले यात्री को बचाया, सीसीटीवी में कैद हुआ सारा मंजर। कटक रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल ने बहादुरी दिखाई और चलती ट्रेन से फिसले मुसाफिर की जान बचा ली। इसी पूरी घटना का मंजर सीसीटीवी में कैद हो गया। भारत में जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश में कई लोग हादसे का शिकार होते रहते हैं। हालांकि कई बार सुरक्षा कर्मी, आम लोग भी देवदूत बनकर सामने आते हैं और संकट में फंसे लोगों की जान बचा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर से सामने आया है। ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेलवे सुरक्षा बल के एक कांस्टेबल ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे एक यात्री की जान बचा ली। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर के रहने वाले 44 साल के मोहम्मद मुजाहिर किशनगंज जाने के लिए ट्रेन नंबर 22503 कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रेन पहले ही चल चुकी थी और तेज होती रफ्तार में उनका पैर फिसल गया। वो सीधे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खतरनाक जगह की ओर गिरने लगे। उसी वक्त पास में ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ कांस्टेबल तुलू बेहरा ने तुरंत स्थिति को भांप लिया। बिना एक पल गवाए वो दौड़े और झट से मुसाफिर को पकड़ लिया। और अब इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।